आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ सन 1828 का ये टाइमिंग था। इस 1828 में जॉर्ज साइमन ओम द्वारा दिया गया था और 1828 में इस रूल को यहाँ पर जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा दिया गया था। यहाँ जब भी हम किसी कंडक्टर के, मान लीजिए ये कोई एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के टर्मिनल्स पर, मान लीजिए कंडक्टर का दूसरी एज है, और जब भी हम इस कंडक्टर के टर्मिनल्स पर कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, मान लेते हैं ये वो कंडक्टर और हमने इसके टर्मिनल्स पर कोई वोल्टेज को अप्लाई किया हुआ है। ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर के जो टर्मिनल्स हैं, इन टर्मिनल्स पर कोई वोल्टेज हमने अप्लाई किया हुआ है। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने किसी बैटरी का प्लस जोड़ दिया है और यहाँ पर हमने किसी बैटरी का माइनस जोड़ दिया है और यहाँ से हमने जो है ये सर्किट कंप्लीट किया है। यहाँ से हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है कुछ इस तरह से, और यहाँ से हमने इसको ऐसे कुछ कनेक्ट किया हुआ है। ये आपका बैटरी का जो है प्लस टर्मिनल होता है। यहाँ से ये बैटरी का प्लस और ये हो जाएगा बैटरी का माइनस। ये प्लस और माइनस ये हमने बैटरी अटैच कर दी। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट था तो इस कंडीशन में इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो चालक के अंदर, कंडक्टर के अंदर पहले से प्रेजेंट होते हैं, ये रैंडम मोशन दिखलाते हैं और रैंडम मोशन दिखलाने पर इनका जो इनिशियल वेलोसिटी होता है कि सब इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे होते हैं और वेलोसिटी, वेग, आपकी यूनिट जो है वो वेक्टर यूनिट है, वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब सदिश राशि है। तो इन सब का रिजल्टेंट इफेक्ट, प्रभाव ये होता था कि टोटल जो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो टोटल वेलोसिटी होती थी, कुल वेग जो होता था किसी विशेष दिशा में, वो ज़ीरो हो जाया करता था। इसी कारण से कोई कंडक्टर बगैर पोटेंशियल लगाए, बगैर विभव लगाए किसी प्रकार से करंट को शो नहीं करता था। लेकिन जैसे ही अकॉर्डिंग टू जॉर्ज साइमन ओम, जैसे हम इसके टर्मिनल्स पर पोटेंशियल ऑपरेट करते हैं, तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करना चालू कर देते हैं और जब ये मूव करते हैं तो ये किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करते क्योंकि अपने रास्ते में आने वाले जितने भी एटम्स होते हैं उन एटम से टक्कर करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर एक एवरेज वेलोसिटी bd से ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये प्लस टर्मिनल की तरफ चलने लगते हैं और यहाँ पर जो एक करंट इस्टेब्लिश हो जाता है, एक करंट यहाँ पर फ्लो होने लगता है और ये करंट जो है प्लस से माइनस की ओर आ जाता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होता है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब P से लेकर के Q तक की तरफ इसकी डायरेक्शन हो जाती है और करंट का डायरेक्शन भी P टू Q होता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें फ्लो करते हैं तो यहाँ अकॉर्डिंग टू जॉर्ज साइमन ओम कि यहाँ अगर हम इस बैटरी के वोल्टेज V को वेरी करते हैं, जैसे कि ये पोटेंशियल डिवाइडर लगा दिया यहाँ मैंने, यहाँ एक पोटेंशियल डिवाइडर लगाया हुआ है और इस पोटेंशियल डिवाइडर की हेल्प से, जब हम यहाँ जो है इस वोल्टेज को वेरी करते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स, अभी कम वोल्टेज था तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर मूवमेंट नहीं ले रहे थे, लेकिन मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आपके कंडक्टर की तरफ चलने लगते हैं, कंडक्टर की तरफ मूवमेंट दिखाते हैं, बैटरी के प्लस टर्मिनल की तरफ मूवमेंट दिखाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर करंट भी इंक्रीज हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू जॉर्ज साइमन,
यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में उसकी फिजिकल स्टेट में कोई चेंजेस ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, तो उसके सिरों पर लगाया गया जो विभवांतर होता है यह उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका कहने का मतलब ये है इन भौतिक अवस्थाओं में यहाँ पर बात की हुई है। तो भौतिक अवस्थाएं क्या क्या हैं? तो भौतिक अवस्थाएं जैसे चालक की हम कोई एक्सपेरिमेंट के दौरान ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट उस चालक की लंबाई में किसी प्रकार से कोई परिवर्तन ना करें, ठीक है ना। उस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र क्रॉस सेक्शन एरिया में किसी प्रकार से कोई चेंजेस ना हो। उस पदार्थ जो चालक जिस पदार्थ का बना हुआ है उसका जो मटेरियल है उस मटेरियल में उस पदार्थ में किसी प्रकार से कोई चेंजेस ना हो। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि उस चालक के टेम्परेचर में कोई परिवर्तन ना हो। टेम्परेचर में परिवर्तन होने का मतलब है कि चालक की जो तापमान है, क्योंकि हम जानते हैं तापमान चेंज होने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होता है आपका चेंज हो जाता है ना। तो यहाँ किसी भी प्रकार से कोई टेम्परेचर में चेंजेस ना हो, तो उस कंडीशन में जो है यहाँ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि टेम्परेचर को हम चेंज होने से कैसे रोक सकते हैं। भाई कोई भी मटेरियल जब भी किसी मटेरियल के अंदर करंट फ्लो करता है, सपोज कीजिए इसमें करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट जो है इस मटेरियल के अंदर फ्लो होते हुए जा रहा है इधर से इधर। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, जब ये आई करंट से फ्लो होते हुए जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ चल रहे हैं और अपने रास्ते में आने वाले जो बड़े बड़े एटम्स हैं, आयंस हैं, उनसे कोलिजन कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी इंक्रीज होगी और इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होने के कारण से ये ज़्यादा क्वांटिटी में तेज़ी से क्या करेंगे, इन एटम्स से कोलिजन करेंगे और अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के रूप में इस एटम के अंदर या इस एटम की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो कोलिजन से ऑब्वियस बात है हीट जनरेट होती है। जैसे गोली दीवार से टकराती है तो गोली दीवार से टकराने के बाद में जो वो गोली हीट कर जाती है। यदि हथौड़ा हम किसी कील पर बार बार चोट करते हैं तो उस कंडीशन में जो कील होती है वो गर्म हो जाती है, तो कोलिजन से हीट जनरेट होती है। तो यहाँ पर जो है हीट जनरेट हो जाएगी और हीट जनरेट हो जाने के कारण से यहाँ पर क्या होगा कि जो है टेम्परेचर राइज करने लगे और टेम्परेचर राइज करते रहने से ओम्स का रूल फॉलो नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर जो पोटेंशियल में चेंज करना है वो स्लाइटली चेंज करना है। पोटेंशियल में ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखा है। दीज इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं V इजिकल टू लिख सकते हैं अपन R और ये लिख सकते हैं अपन I लिख सकते हैं। जहाँ पर R क्या है, R V जो है आरोपित वोल्टा है, जो वोल्टा हमने लगाई है वो है यहाँ पर, ठीक है ना, आरोपित वोल्टता है। और जो I है ये I इसमें बहने वाली धारा है, इसके अंदर चालक के अंदर बहने वाली धारा है। और अगर हम बात करें R क्या है, तो R के लिए हम कह सकते हैं R जो होता है ये किसी चालक का जो है आपका प्रतिरोध होता है। R क्या है, ये चालक का प्रतिरोध कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका चालक का प्रतिरोध, ठीक है ना। यहाँ पर R एक कांस्टेंट है। अगर हम यहाँ से कहना चाहें तो R इजिकल टू हम कह सकते हैं V डिवाइड बाय। इस प्रतिरोध की हम बात करेंगे बाद में, इसके डिफरेंट जो भी चेंजेस वगैरह होते हैं कंडक्टर में इस प्रतिरोध के कारण से, उन चेंजेस की हम यहाँ बात करेंगे और जो है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो ये आपका रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। अब हम अगर इस रेजिस्टेंस को थोड़ा सा आगे लेके चलें तो रेजिस्टेंस की बात हम इसमें बाद में करेंगे। अब यदि हम यहाँ से ये कहें कि यदि हम यहाँ कर्व खींचते हैं और ये कर्व हम खींचते हैं जो है कर्व हम खींचते हैं और ये कर्व हम खींचते हैं y एक्सिस और x एक्सिस के लिए। तो y एक्सिस और x एक्सिस, y एक्सिस पर अगर हम यहाँ
इस तरह से अगर हम बात करें। और वाई एक्सिस पर अगर हम बात करते हैं तो वाई एक्सिस पर हम लेते हैं यहाँ, अगर करंट को ले लें और एक्स एक्सिस पर अगर हम वोल्टेज ले लें, तो जैसे जैसे वोल्टेज में वेरिएशन होगा वैसे वैसे करंट में भी वेरिएशन होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हम यहाँ से ये कहें कि यहाँ जो है इन दोनों के बीच अगर हम कर्व खींचें तो ये जो कर्व आता है ये कर्व एक स्ट्रेट लाइन होता है। ये कर्व जो होता है एक स्ट्रेट लाइन होता है। इस स्ट्रेट लाइन का मिलना ये शो करता है कि यहाँ ओम्स रूल जो है फॉलो हो रहा है। ठीक है, अगर हम इस एक्सिस है, ये एंगल हम अगर थीटा कह दें तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं टेन थीटा। स्लोप निकालते हैं और स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है ये आप जानते हैं इजीली कि स्लोप m इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। तो m इज इक्वल टू हम यहाँ से निकालें टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अगर हम यहाँ से इसको नीचे की तरफ अगर ज्वाइन करें, ये हम नीचे की तरफ ज्वाइन करें, इसको हम जो है इधर की तरफ ज्वाइन करें तो ये वोल्टेज एक्सिस है। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब लंब बटे आधार। तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर पड़ता है तो ये साइड तो हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर, जो किसके पैरेलल है, जो आपकी करंट एक्सिस के पैरेलल है, उसको भी अपन करंट एक्सिस कह सकते हैं। और बेस जो है वो खुद वोल्टेज एक्सिस है, हम कह सकते हैं ये बनता है आई डिवाइड बाय वी, एम इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई वी। और ऊपर से हमने देखा है वी डिवाइड बाई इज इक्वल टू आर होता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू वन अपॉन में आर, यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए कर्व आता है। कभी कभी एग्जाम में आपको कर्व कुछ इस प्रकार दे दिया जाता है, जैसे कर्व की हम बात करें तो ये कर्व कुछ इस प्रकार से बना दिया जाता है, ये कर्व कुछ ऐसे बना दिया जाता है। इस तरह से कर्व आपका बना दिया जाता है। इस तरह से कुछ कर्व आपका रेडी किया जाता है एग्जाम में, और इस तरह से इस कर्व को बना दिया जाता है। और फिर इस कर्व को बनाने के बाद इसके इस एक्सिस पर तो आपको लिख दिया जाता है कि ये आपका जो है वोल्टेज है, और यहाँ लिख दिया जाता है कि ये जो एक्सिस है आपकी ये करंट एक्सिस है। तो ऐसी कंडीशन में भी हमें फिर से जो कर्व मिलता है वो कर्व फिर से स्ट्रेट लाइन ही होता है। अगर हम कर्व की बात करेंगे तो ये कर्व जो हमें मिलता है यहाँ से, ये फिर से हमें यहाँ से स्टार्ट होकर के ये स्ट्रेट लाइन ही मिलता है, ऐसे मिलता है। और अगर हम बात करें तो ये जो एंगल मिल जाता है आपका, ये एंगल फिर से थीटा हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ से फिर से स्लोप निकालते हैं तो एम इज इक्वल टू ये होता है फिर से टेन थीटा स्लोप निकलता है, तो एम इज इक्वल टू निकलता है टेन थीटा। तो एम इज इक्वल टू अगर हम टेन थीटा की बात करें तो वही परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, सबके पास परपेंडिकुलर की जगह वोल्टेज है, और सॉरी और बेस की जगह आपका करंट है, और ये होता है आपका आर हो जाता है। तो ये इतनी चीज़ें हम यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, तो इस समय जो स्लोप होता है वो आर के इक्वल होता है। मतलब इस एम की जगह अगर मैं टेन थीटा वापस रख दूँ तो टेन थीटा इजिकल टू जो होता है वन अपॉन आर बनता है। और यहाँ पर जो है ये एम की जगह फिर से टेन थीटा रख दूँ तो टेन थीटा इजिकल टू यहाँ पर ये आर बनता है। इसका मतलब स्लोप को स्टडी करके हम यहाँ इजीली स्टडी कर सकते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस कुछ किस तरह से होगा। अगर सपोज कीजिए आपको कर्व दे दिए गए हैं, मैं कुछ कर्व्स की यहाँ बात कर लेता हूँ एक बार। तो जैसे सपोज कीजिए आपको कर्व दिया गया है, ये आपके पास में कर्व है, जैसे कि ये कलर ले लेते हैं, और अब हम कर्व की बात करते हैं तो ये हमारे पास भी कर्व है, मान लिया ये कर्व है। ठीक है ना, हम यहाँ से कर्व खींचें तो ये कर्व कुछ इस तरह से यहाँ से खींचा था, ये हमने कर्व खींचा ऐसे, और एक कर्व जो है वो मैंने यहाँ ले लिया इस तरह से। एक लाइन जो है मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी, ये लाइन कुछ इस तरह ड्रॉ कर दी मैंने यहाँ पर। और इस एक्सिस पर अगर हम बात करें, जैसे मैं कहता हूँ कि एक जगह में तो मैंने आई ले लिया,
और एक जगह ले लिया है मैंने V, और यहाँ पर मैंने V को लिया है y एक्सिस पे और करंट को लिया है मैंने x एक्सिस पे। तो इस कंडीशन के लिए क्या कंडीशन है, सपोज कीजिए हमारे पास जो है 2 कंडक्टर्स हैं, जैसे यहाँ जो है ये यहाँ पर हम बात करें तो ये 2 लाइन ड्रॉ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ किया है, एक लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ किया है, यहाँ लाइन ड्रॉ कर देते हैं। एक बार कलर हम चेंज कर देते हैं, इसका कलर हम ले लेते हैं, इस कलर से हम ड्रॉ कर देते हैं। जैसे मैंने एक जो लाइन लिया है वो एक लाइन मैंने कुछ यहाँ से इस तरह से लिया है, और यहीं से ही मैंने एक और लाइन जो है लिया है, ये जैसे एक और लाइन का हम बात कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह से मैंने एक और लाइन को ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम इस वाले में बात करें तो इस वाले के लिए भी हम क्या करें, इस वाले के लिए भी हम जो है 2 लाइन्स ले लेते हैं। एक लाइन मैंने कुछ इस तरह से ले लिया है, और जो दूसरा लाइन है वो दूसरा लाइन मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर लिया है। दूसरा लाइन जो है वो मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर लिया है। ये सेकंड लाइन ले लेता हूँ मैं, ये यहाँ से सेकंड लाइन है, इस सेकंड लाइन को हम यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरह से। ये मैंने दूसरा लाइन ड्रॉ कर दिया है। और अब हम एंगल की बात करें, सपोज कीजिए ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, यहाँ जो एंगल बन रहा है ये एंगल है θ1, और ये जो x एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है पूरा का पूरा, ये एंगल है आपका θ2। सेम चीज़ यहाँ है, ये एंगल ले लेता हूँ, मेरे मान लेते हैं एंगल θ1 है, और ये जो एंगल यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है ये है आपका एंगल θ2। तो इस कंडीशन में अब क्या होगा, यहाँ हम बिकॉज आप देख रहे हैं कि θ1 θ2 ज़्यादा है, ये आपका मटेरियल A है और ये आपका मटेरियल B है, ये आपका मटेरियल है A और ये है हमारे पास मटेरियल B। तो अगर हम बात करें यहाँ तो बिकॉज ऑफ θ2 इज़ ग्रेटर देन हमारे पास क्या आ रहा है, θ1 आ रहा है। ये चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं इस कर्व में। तो ऑब्वियस सी बात है tan θ2 का वैल्यू भी tan θ1 से ज़्यादा होगा। tan θ यहाँ पर देख रहे हैं डायरेक्टली रेसिप्रोकल है आपका रेजिस्टेंस के साथ। इसका मतलब कि अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि अगर मैं A का रेजिस्टेंस R1 बोल दूँ और B का रेजिस्टेंस R2 बोल दूँ, तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं बिकॉज ऑफ θ2 इज ग्रेटर देन θ1 है ना, और थीटा और आर के बीच में रेसिप्रोकल का रिलेशन है इस कर्व के लिए। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो आपका पहला रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा दूसरे रेजिस्टेंस के कंपेयर में, मतलब ए मटेरियल का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और बी मटेरियल का रेजिस्टेंस कम होगा। बट यदि हम वी और आई को इंटरचेंज कर दें तो इस कंडीशन में अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ जैसे हमने कर्व खींचा है, यहाँ हम देख रहे हैं कि जो tan थीटा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू आर के। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे, बिकॉज ऑफ यहाँ पर फिर से θ2 का जो वैल्यू है ये ज़्यादा है आपका θ1 के वैल्यू से। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं बिकॉज ऑफ ये, तो यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस R1 था, इसका रेजिस्टेंस अगर R2 था, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि B मटेरियल का रेजिस्टेंस ज़्यादा है A मटेरियल के रेजिस्टेंस के कंपेयर। तो R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1 आ जाता है। तो इस तरह सिर्फ वी और आई को इंटरचेंज करने से ही हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पर चेंज हो जाता है। रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने का तरीका हमारे पास यहाँ बदल जाता है। अब यहाँ पर वी आई के बीच करो हमेशा ध्यान रखना है, आपको वोल्टेज की वैल्यू कुछ इस तरह से लेनी है कि वोल्टेज ज़्यादा ना हो, क्योंकि ज़्यादा होते ही वोल्टेज के ज़्यादा होते एक्चुअल में होगा क्या
कि यहाँ तक तो ये कर्व बिल्कुल फॉलो करेगा, इधर तक यहाँ से यहाँ तक तो ये बिल्कुल फॉलो करते हुए चलेगा यहाँ तक, लेकिन इसके बाद क्या होगा, हायर वोल्टेज के लिए ये कर्व कुछ इस तरह से ये घूम जाएगा। तो इस कर्व का इस तरह से घूमना ये शो करेगा कि ओम्स रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है कि जो है ओम्स रूल को जो है हमें इसी तरह से लेके चलना है। आगे हम बात करते हैं, तो आगे हमारे पास में जो है ओम्स लॉ। अब हम यहाँ पर इस आर रेजिस्टेंस की बात करते हैं। ये जो हमने आर के बारे में कहा था, आर की जो यूनिट और डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस आर को लेके चलते हैं। तो ये आर आखिर में निकलता कैसे है, देखिए आर को हम डिफाइन भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अबव। तो आर क्या कहलाता है, आर जो है यहाँ पर इस चालक का प्रतिरोध कहलाता है, इस चालक का जो है ये रेजिस्टेंस कहलाता है। तो आर कहलाएगा चालक का प्रतिरोध, इसे बोलते हैं अपन कंडक्टर का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यहाँ पर इस कंडक्टर का इसको यहाँ पर कहते हैं। तो ये रेजिस्टेंस की हम यहाँ बात करते हैं। तो आर जो रेजिस्टेंस कहलाएगा चालक का प्रतिरोध कहलाता है। तो अब इस रेजिस्टेंस को निकालने के लिए सबसे पहले हम जो है इस रेजिस्टेंस की बात करें, तो रेजिस्टेंस के लिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर लें। तो आर इजिकल टू हमारे पास क्या था, वी अपॉन में आई था। हम यहाँ कह सकते हैं वोल्टेज और जो करंट का रेशियो है उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। या फिर यदि मैं इसके अंदर डेफिनेशन निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है, जो भी क्वांटिटी डिनोमिनेटर हर में है उसको आप यूनिट कर दो। उसको यूनिट करते ही हमारे पास में जो आर इजिकल टू क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। मतलब किसी भी कंडक्टर के टर्मिनल्स पर, कोई भी चालक के सिरों पर वोल्टेज लगाने के पर एकांक धारा के लिए 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने के लिए जो वोल्टेज लगाया गया है उसी वोल्टेज का वैल्यू है प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, यहाँ से हम 1 ओम का डेफिनेशन भी दे सकते हैं। 1 ओम का डेफिनेशन क्या दें, क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट जो होती है वो ओम होती है। तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट और डिवाइड बाय 1 एम्पियर। मतलब किसी चालक के टर्मिनल्स पर, सिरों पर 1 वोल्ट का विभव लगाने पर यदि उस कंडक्टर के अंदर, उस चालक के अंदर 1 एम्पियर का करंट, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो जाए तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। जैसे कि हमने यहाँ बात की है कि जो आपकी प्रतिरोध जो होता है, इस प्रतिरोध की जो एस आई यूनिट बनती है, तो प्रतिरोध का एस आई यूनिट क्या होता है, प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का एस आई यूनिट जो होता है ये होता है आपका ओम होता है। ये जॉर्ज साइमन ओम के नाम से ही इसको रखा गया है, क्योंकि इसी के बाद में प्रतिरोध की खोज हुई थी आपके ओम्स लॉ के बाद में ही, इसलिए उसी की याद में इसके एसआई यूनिट को ओम बोल देते हैं। अदर यूनिट की फॉर्म में हम बोल सकते हैं, जो चूँकि आर इजिकल टू वी अपॉन आई है, तो हम बोल सकते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर भी इसको कभी कभी यहाँ पर कह दिया जाता है। तो वोल्ट पर एम्पियर भी इसका यूनिट हो जाता है। तो इस तरह से हम जो है इसकी यूनिट दे सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर हम बात करें इसके जो है डायमेंशंस की, मतलब इसके विमाओं की बात करते हैं, इसके डायमेंशंस की बात करें। डायमेंशन निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो जिसकी भी डायमेंशंस निकाल रहे हैं उसके सामने इक्वल में जो भी क्वांटिटी उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में रख दो। जैसे विभव, हम जानते हैं विभव, जैसे कि हम लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं, स्टैटिक जो आपका चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उस चैप्टर में देख चुके हैं। V इजिकल टू होता है ये आपका W अपॉन में Q होता है। ठीक है, यहाँ पर हम इस V की जगह W अपॉन Q रख दें। इस V की जगह रख दिया मैंने W अपॉन Q। W क्या है, वर्क, और Q क्या है, चार्ज होता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें I, तो I का जो डायरेक्ट अगर डायमेंशन की बात करते हैं तो I करंट, और करंट का डायमेंशन होता है एम। इसको डायमेंशन के फॉर्म में लिख देता हूँ। अब यहाँ से W, जैसे कि मैंने कहा था वर्क, फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो m1 l1 t-2 होती है। अगर आप इस l की जगह l2 कर दें, इसको मैंने अच्छे से समझाया हुआ है आपके जो यूनिट डायमेंशन 11th का चैप्टर है, तो उसमें कैसे आप यूनिट डायमेंशंस निकालते हैं। तो m2 l2 t-2 का ये वर्क का डायमेंशन होता है, ये आपको डायरेक्ट भी याद होना चाहिए। और Q क्या है, चार्ज है, और हम जानते हैं Q इजिकल टू क्या होता है, I इजिकल टू Q अपॉन T से Q इजिकल टू
आई टी, यही तो डेफिनेशन कहती है। आई मतलब होता है आपका करंट, करंट का डायमेंशन होता है एम्पियर, टी क्या है टाइम, टाइम का डायमेंशन होता है कैपिटल टी, ये तो आ जाएगा और साथ में ये ए और यहाँ पर चल रहा है। ऐसी कंडीशन में हम इसकी डायमेंशन अब लिख सकते हैं, ये बन जाएगी m1 और साथ ही साथ ये हो जाएगा l2। ये t जो है ये जब उठ के ऊपर जाएगा तो -1, तो ऊपर -2 पहले से है, ये हो जाएगा -3 हो जाएगा, और a2 नीचे है, 8 इंटू a2 ऊपर उठ के जाएगा तो ये a-2 यहाँ पर बन जाएगा। तो ये होती है इसकी डायमेंशन। तो डायमेंशन और यूनिट्स हमने दोनों की ही यहाँ पर बात कर दी है। अब हम थोड़ा आगे चलें और आगे चल कर के हम जो है यहाँ पर कहें तो प्रतिरोध कई टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका जो है तार आबद्ध प्रतिरोध होता है, दूसरा कार्बन प्रतिरोध होता है। तो यहाँ जो है दो प्रकार के प्रतिरोधों की बात की जाती है। उसके पहले हम यहाँ जो ओम का नियम है, इस ओम के नियम के सदिश रूप की हम बात कर लें तो हमारे पास ओम का नियम है। अब ओम का नियम है ना, ओम के नियम का सदिश रूप भी हमें निकालना है। नियम का सदिश रूप, इसकी वेक्टर फॉर्म हमें निकालनी है। तो वेक्टर फॉर्म से कैसे निकालें, तो ओम के नियम का सदिश रूप हम देखते हैं। ओम के नियम का सदिश रूप, ओम के नियम का सदिश रूप, तो इसका सदिश रूप एक्चुअल में होता क्या है, तो इस सदिश रूप की हम बात यहाँ करते हैं। तो ओम के नियम का सदिश रूप क्या बनता है, ये हम एक्सप्लेन करेंगे अब यहाँ पर। तो ओम के नियम का सदिश रूप, इसका सदिश रूप निकालने के लिए जो कि आपको डायरेक्ट भी याद होना चाहिए, इसका सदिश रूप जो होता है ये क्या है, जे। जे क्या कहलाती है, आपकी करंट डेंसिटी कहलाती है, ठीक है ना। और यहाँ पर जे करंट डेंसिटी है, तो इस कंडीशन में और इजिकल टू ये बनता है सिग्मा। सिग्मा क्या कहलाती है, इसको अपन बोलते हैं चालकता। जैसे प्रतिरोध होता है तो प्रतिरोध से बनती है प्रतिरोधकता, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये होती है आपकी चालकता और ये बन जाता है आपका ई वेक्टर। तो और ये इसका सदिश रूप, क्योंकि ई वेक्टर क्वांटिटी है तो जे भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो हम इसको प्रूव करते हैं, इसको प्रूव कैसे करें। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ से इसको प्रूव करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो है मान लेते हैं कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, और इस कंडक्टर का जो लेंथ है, मान लेते हैं ये से कंडक्टर हम बना देते हैं फिर से। ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, ये हमारे पास कोई कंडक्टर बनाया है हमने। बराबर सिग्मा डॉट ई, ये हमारे पास कंडीशन होती है। तो हम यहाँ कंडक्टर की अगर बात करते हैं तो जैसे कंडक्टर है हमारे पास, जैसे मैंने कंडक्टर बनाया है यहाँ पर, तो ये होता है आपका कंडक्टर। जस्ट फॉर अ मोमेंट,